हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ दिव्या शुक्ला एंड वेलकम टू टारगेट विथ अंकिता। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम भूगोल का लेसन प्लान बनाना सीखेंगे जिसका प्रकरण होगा पर्यावरण प्रदूषण। फ्रेंड्स, इसी तरह से मैंने और भी टॉपिक पर वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, आप वहाँ से जाकर उन वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पाठ योजना का निर्माण करते समय सबसे पहले आपको पाठ योजना संख्या लिखना होगा। उसके बाद में छात्राध्यापिका का नाम लिखना होगा। उसके बाद संस्थान का नाम लिखना होगा और उसके बाद में विद्यालय का नाम लिखना होगा। यहाँ पर उस विद्यालय का नाम लिखा जाएगा जिस विद्यालय में आप टीचिंग के लिए जाएंगे। इसके बाद में आपको हेडिंग डालना होगा कक्षा, दिनांक, विषय, कालांश, समयावधि और प्रकरण। कक्षा में क्लास लिखिएगा, विषय में भूगोल, दिनांक में डेट डाल दीजिएगा, कालांश में बेल लिख दीजिएगा, समयावधि में 30 मिनट और प्रकरण में लिखिएगा पर्यावरण प्रदूषण। इसके बाद में आपको हेडिंग डालना होगा शिक्षण उद्देश्य और दूसरी हेडिंग डालनी होगी अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहली हेडिंग डालेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य, इसमें नंबर 1 लिखेंगे छात्र पर्यावरण प्रदूषण का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। नंबर 2, छात्र पर्यावरण प्रदूषण का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। नंबर 2 सी हेडिंग डालेंगे अवबोध, इसमें नंबर 1 लिखेंगे छात्र पर्यावरण प्रदूषण की व्याख्या कर सकेंगे। नंबर 2 लिखेंगे छात्र पर्यावरण प्रदूषण को समझ सकेंगे। नंबर 3 हेडिंग डालेंगे ज्ञानोपयोग, इसमें नंबर 1 लिखेंगे छात्र पर्यावरण प्रदूषण से प्राप्त ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। नंबर 2, छात्र पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। इसके बाद में शिक्षण उद्देश्य में चौथी हेडिंग डालेंगे कौशल, इसमें नंबर 1 लिखेंगे छात्र पर्यावरण प्रदूषण की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। नंबर 2 लिखेंगे छात्र पर्यावरण प्रदूषण के स्रोतों को चार्ट द्वारा प्रदर्शन कर सकेंगे। नंबर 5 हेडिंग डालनी है अभिरुचि और इसमें नंबर 1 लिखेंगे छात्र पर्यावरण प्रदूषण के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। नंबर 2, छात्र पर्यावरण प्रदूषण के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। इसके बाद में आपको अगली हेडिंग डालनी होगी नंबर 6 करके, इसमें लिखना है अभिव्यक्ति और इसमें नंबर 1 लिखेंगे छात्र पर्यावरण प्रदूषण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। नंबर 2 लिखना है छात्र पर्यावरण प्रदूषण के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। इसके बाद में आपको हेडिंग डालनी होगा शिक्षण सहायक सामग्री और इसमें लिखना है लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। इसके बाद में आपको हेडिंग डालनी होगी पूर्व ज्ञान और इसमें लिखना है छात्र पर्यावरण प्रदूषण की सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद में आपको हेडिंग डालनी होगी प्रस्तावना और इसमें 2 कॉलम बनाने होंगे। पहला छात्राध्यापक क्रिया, दूसरा छात्र क्रिया। छात्राध्यापक क्रिया में नंबर 1 लिखेंगे हमारे चारों ओर उपस्थित वायु का आवरण क्या कहलाता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे पर्यावरण। नंबर 2 लिखेंगे पर्यावरण में क्या क्या सम्मिलित हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे सजीव व निर्जीव। नंबर 3, पर्यावरण का सजीव भाग क्या कहलाता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे जीवमंडल। नंबर 4, जीवमंडल के घटक कहाँ स्थित हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे पर्यावरण में। नंबर 5, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में आप क्या जानते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे संभावित। इसके बाद में आपको हेडिंग डालनी होगी उद्देश्य कथन और इसमें लिखना है आज हम पर्यावरण प्रदूषण के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद में आपको हेडिंग डालनी होगी प्रस्तुतिकरण और इसमें कुल आपको 5 कॉलम बनाने होंगे। पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्राध्यापक क्रिया, तीसरा विद्यार्थी क्रिया, चौथा विधि प्रविधि या यहाँ पर आप शिक्षण विधि भी लिख सकते हैं। इसके बाद में आपको 5वीं हेडिंग डालनी होगी श्यामपट्ट सार। इसके बाद में शिक्षण बिंदु में नंबर 1 हेडिंग डालेंगे वायु प्रदूषण और इसके बाद में छात्राध्यापक क्रिया में हेडिंग डालेंगे विकासात्मक प्रश्न और इसमें नंबर 1 लिखेंगे वायु में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन उपस्थित है। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे 21% ऑक्सीजन। शिक्षण विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर प्रविधि। इसके बाद नंबर 2 लिखेंगे ऑक्सीजन वायुमंडल में कहाँ से आती है। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे पेड़ पौधों से। नंबर 3, पेड़ पौधों की कटाई से वायु किस प्रकार प्रदूषित होती है। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे संभावित। उसके बाद में छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक कथन हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे वायु प्रदूषण या तो प्राकृतिक हो सकता है या मानव जनित। वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी प्राकृतिक कारक निम्नलिखित हैं ज्वालामुखी विस्फोट, इनसे सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड,
कार्बन मोनोऑक्साइड आदि प्रदूषणकारी गैसें निकलती हैं। जंगल की आग, कक्षीय गैस, प्राकृतिक कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों के अपघटन, उत्पाद, निलंबित कणीय पदार्थ, बाह्य स्थलीय पदार्थ, ब्रह्मांडीय राज, पराग बीजाणु आदि, वायु व एलजी कारक मानव जनित वायु प्रदूषक निम्नलिखित हैं। औद्योगिक उत्सर्ग, मोटर वाहन उत्सर्ग, घरेलू उत्सर्ग, जीवाश्म ईंधनों के जलने से उत्पन्न पदार्थ, युद्ध में प्रयुक्त विस्फोटक सामग्री एवं अन्य रसायन आदि, कृषि में प्रयुक्त पदार्थ एवं कृषि क्रियाएं। इसके बाद में छात्र क्रिया में लिखेंगे। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। शिक्षण विधि में लिखेंगे व्याख्यान विधि और श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे वायु प्रदूषण या तो प्राकृतिक हो सकता है या वायु प्रदूषण के लिए मानव उत्तरदायी है। इसके बाद में हम बोध प्रश्न हेडिंग डालेंगे और इसमें नंबर 1 लिखेंगे वायु प्रदूषण के प्राकृतिक कारण लिखिए। छात्र क्रिया में लिखेंगे जंगल की आग। प्रश्न उत्तर विधि शिक्षण विधि में लिखेंगे। इसके बाद में वायु प्रदूषण की कौन सी कक्षीय गैस है। छात्र क्रिया में लिखेंगे अकार्बनिक गैसें जैसे CH4। इसके बाद में शिक्षण बिंदु में दूसरी हेडिंग हम डालेंगे जल प्रदूषण और छात्राध्यापक क्रिया में डालेंगे विकासात्मक प्रश्न हेडिंग और इसमें नंबर 1 लिखेंगे पृथ्वी पर जल के स्रोत कौन से हैं। छात्र कथन में लिखेंगे नदी, तालाब, झीलें, झरने आदि। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि। नंबर 2 नदियों में जल कहाँ से आता है। शिक्षण विधि में लिखेंगे वर्षा द्वारा। नंबर 3 लिखेंगे वर्षा द्वारा जल प्रदूषण कैसे होता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे संभावित। इसके बाद में छात्राध्यापक कथन हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे वायु प्रदूषण की ही भांति जल प्रदूषण के भी 2 कारण हैं। पहला प्राकृतिक तथा दूसरा मानव जनित जो मानव गतिविधियों के कारण होता है। जल प्रदूषण की प्राकृतिक प्रक्रिया में प्राकृतिक पदार्थों जैसे लवण, रसायन, खनिज आदि का विलय तथा पादप एवं जंतु स्रोतों के विलय उत्पादों का उपघटन सम्मिलित है। ये सभी वर्षा जल द्वारा जल स्रोतों जैसे पोखर, तालाब, झील, नदी आदि में पहुंचाए जाते हैं जो अंततः महासागरों में पहुंच जाते हैं। समुद्र की खारी प्रकृति सदियों से नदियों द्वारा बहकर लाए गए लवणों के एकत्रित होने के कारण है। घरेलू गंदा जल, मलजल, वाहित मल, नगर के अपशिष्ट, औद्योगिक उत्सर्ग, कृषि भूमियों के प्रक्षाल्य, तेल की चिकनाहट, ठोस अपशिष्टों के अपक्षय उत्पाद आदि को प्राकृतिक जल स्रोतों में विसर्जित करने से उनका प्रदूषण होता है। वायु और भूमि से जल विलीय पदार्थ अंततः जल में आकर उसे प्रदूषित करते हैं। इसके बाद में आपको विद्यार्थी कथन में लिखना होगा। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। शिक्षण विधि में लिखना है व्याख्यान विधि और श्यामपट्ट कार्य में लिखना है जल प्रदूषण, घरेलू गंदा जल, वाहित मल, नगर के अपशिष्ट, औद्योगिक उत्सर्ग, कृषि भूमियों के प्रक्षाल्य आदि। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे और हेडिंग डालेंगे बोध प्रश्न और इसमें नंबर 1 लिखेंगे जल की गुणवत्ता में कमी क्या कहलाती है। छात्र क्रिया में लिखेंगे जल प्रदूषण। शिक्षण विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर प्रविधि। नंबर 2 जल प्रदूषण का एक कारण लिखिए। छात्र क्रिया में लिखेंगे वाहित मल। इसके बाद में शिक्षण बिंदु में नंबर 3 हेडिंग डालेंगे ध्वनि प्रदूषण। उसके बाद में छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न और इसमें नंबर 1 लिखेंगे ध्वनि हेतु किसकी आवश्यकता होती है। छात्र क्रिया में लिखेंगे माध्यम की। नंबर 2 माध्यम द्वारा ध्वनि किस अंग से सुनी जाती है। छात्र क्रिया में लिखेंगे कर्ण द्वारा। नंबर 3 कर्ण किस सीमा तक की ध्वनि सुन सकता है। छात्र क्रिया में संभावित लिखेंगे और शिक्षण विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर प्रविधि। इसके बाद में छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे ध्वनि ऊर्जा जो इकाई समय में माध्यम के इकाई क्षेत्र में प्रवाहित हो रही हो उसे वाट प्रति वर्ग मीटर में मापा जाता है। ध्वनि दाब को न्यूटन वर्ग मीटर के रूप में भी मापा जा सकता है। ध्वनि की प्रबलता को एक सापेक्षिक इकाई सोन के रूप में व्यक्त किया जाता है। एक सोन 40 dB ध्वनि प्रबलता के बराबर होती है। 1 डेसिबल माइक्रोबार ध्वनि दाब बराबर लगभग 10⁻⁻16 वाट ऊर्जा के समकक्ष होती है। मानव श्रवण परास 0 से 120 से अधिक होती है। सामान्यतः 80 dB यानी डेसिबल को कान की क्षति के लिए क्रांतिक स्तर माना जा सकता है। अतः इस
तथा इसे उच्च ध्वनि प्रबलता को प्रदूषण माना जाता है। इसके बाद छात्र क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। इसके बाद में शिक्षण विधि में लिखेंगे व्याख्यान विधि और श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे सामान्यतः 80 dB यानी डेसिबल कान की क्षति के लिए क्रांतिक स्तर माना जा सकता है, अतः इससे उच्च ध्वनि प्रबलता को ध्वनि प्रदूषण माना जाता है। इसके बाद में हम हेडिंग डालेंगे बोध प्रश्न और इसमें नंबर 1 लिखेंगे हमारा कर्ण कितने डेसिबल तक तीव्रता वाली ध्वनि सुन सकता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे 80 डेसिबल। शिक्षण विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर प्रविधि। नंबर 2 एक कान कितनी ध्वनि प्रबलता के बराबर होता है। छात्र कथन लिखेंगे 40 dB यानी डेसिबल के बराबर। इसके बाद में हम हेडिंग डालेंगे मूल्यांकन प्रश्न और इसमें नंबर 1 लिखेंगे ध्वनि प्रदूषण किससे मापा जाता है। यहाँ पर आपको अ ब स द करके 4 ऑप्शन लिखना है, मीटर, सेंटीमीटर, डेसिबल, किलोमीटर। उसके बाद नंबर 2 लिखेंगे जल प्रदूषण कितने कारणों डैश डैश से होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 अथवा 3। इसके बाद में नंबर 3 लिखेंगे उच्च ध्वनि प्रबलता को प्रदूषण माना जाता है। यहाँ पर सत्य असत्य लिखेंगे। नंबर 4 मानव श्रवण की कितनी परास होती है और नंबर 5 लिखेंगे जल प्रदूषण के 2 कारणों के नाम लिखिए। इसके बाद में आपको गृह कार्य हेडिंग डालना होगा और इसमें नंबर 1 लिखना होगा वायु प्रदूषण के बारे में व्याख्या कीजिए। नंबर 2 जल व ध्वनि प्रदूषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके बाद में आपको पर्यवेक्षक टिप्पणी लिखकर हेडिंग छोड़ देनी है। फ्रेंड्स, इसके पहले की सभी वीडियो को देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप वहां से जाकर उन्हें ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सुझाव या सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इसी तरह की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।